अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की एक और इंतहाई अहम थ्योरी के हवाले से, जिसका के नाम है लिबरलिज़म। जैसे कि मैंने आपको पीछे पहली थ्योरीज़ के सिलसिले की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लिबरल इंटरनेशनलिज़म क्या होता है। तो असल में हमें आइडियलिज़म या लिबरलिज़म वो जो जहाँ से ड्रॉ की गई थी वो इसी उसूलों पे ड्रॉ की गई थी, या लिबरलिज़म की बुनियादों पे वो लिबरल इंटरनेशनलिज़म जो थी वो वजूद में आई थी। लेकिन उसको हम आईआर की थ्योरी के हवाले से देख रहे थे उस वक्त, और अभी हम उसकी जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं या जो चीज़ें हैं आइडियलिज़म के हवाले से, हम अब उसको देखेंगे। तो देखें, लिबरलिज़म के हवाले से अगर आप देखें तो इसका जो पहली जो इसकी एक कोर अजम्पशन आप इसको कह सकते हैं, या इसका जो एक बुनियादी असूल जिसके बुनियाद पे लिबरलिज़म जो है वो काम करता है, वो ये है कि ह्यूमन रीज़न जो है या ह्यूमन नेचर जो है वो इसको अच्छे अंदाज से देखता है। वो ये समझता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक एबिलिटी मौजूद है कि वो अच्छे की सोच सके। इससे आप सिर्फ बुराई की तवक्को मत रखें, इसमें अच्छाई बुराई दोनों हैं। और ज़्यादातर मौके पे वो ये कहते हैं, लिबरलिस्ट या लिबरलिज़म या आइडियलिस्ट वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो ज़्यादा मौक़ों पे बुराई को अवॉइड करके अच्छाई की तरफ जाती है, कॉमन गुड की तरफ वो आगे जाती है। तो इस तरीके से वो इंटरनेशनल रिलेशंस को उसी ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस करके उसके रिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं कि यही ह्यूमन है, ये आगे आएगा, ये स्टेट्स को रन करेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपका इस तरीके से ये नहीं है कि ये सिर्फ सेल्फिश ह्यूमन नेचर का शिकार है और स्टेट्स अपनी ही बात करते हैं, किसी और को कंसिडर नहीं करते, बल्कि जिस तरह इंडिविजुअल लाइफ में एक इंडिविजुअल अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है, इस तरह एक रियासत जो है वो भी अपने साथ साथ दूसरी रियासतों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हुए कोऑपरेशन के साथ आगे जाएगा। इसमें स्टेट और सोसाइटी के लिंकेज की बात होती है कि सोसाइटी से स्टेट डिस्कनेक्टेड नहीं है, जैसे सोसाइटी है वैसे ही आपका स्टेट होगा। तो अगर आपकी सोसाइटी अच्छी होगी तो आपका स्टेट भी अच्छा होगा। और सोसाइटी के अंदर जब मैंने आपको बताया, जैसे कि वो समझते हैं कि इंडिविजुअल्स कोऑपरेशन पे बेस्ड काम कर रहे होते हैं, इस तरीके से वो कहते हैं कि स्टेट भी कोऑपरेशन पे बात करेंगे, कोऑपरेशन के हवाले से काम करेंगे, क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर का बिहेवियर होगा वो स्टेट के बिहेवियर के ऊपर गालिब होगा। तो जो आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिकली जो चल रहा होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी उसी के इन्फ्लुएंस में आके वही चीज़ें इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेगी जो आपके मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही होंगी। फिर इसमें एक और बात वो ये कहते हैं, या उनका एक और दावा जो है वो ये है कि जब आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी, जब आप कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ। तो वो कहते हैं जो आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयों की या कॉन्फ्लिक्ट की जो अकरेंस है, उनका वक़ूअ पज़ीर होना है, उसको कम कर देता है, उसके इम्कानात को कम कर देता है, क्योंकि कॉपरेशन ही कॉपरेशन होगा। एक मुल्क दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट होगा, तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट है, या आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आप उस शाख को नहीं काट सकते जिसने आपको सहारा दिया हुआ बैठे हुए हैं जिसके ऊपर आप। तो जब आप एक मुल्क दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट होगा तो उनकी मिसाल वही होगी कि शाख पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शाख पे बैठा हुआ है, वो अब उसको नहीं काट सकता, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता, तो वो अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। ये जो एक आर्गूमेंट है, ये काफ़ी पावरफुल आर्गूमेंट है इनका। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब आपका जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस है, या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज जो करके आगे बढ़ना होता है, इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी एक उसके हवाले से भी वो बात करते हैं कि ये भी आपकी कोऑपरेशन को दावत देती है। और इसमें आपका फिर ये लीग ऑफ नेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है, सारे उन इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। अच्छा जनाब, फिर वो कहते हैं कि अनार्की तो है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल रियलिज़म में पढ़ा या न्यू रियलिज़म में पढ़ा, लेकिन इस अनार्की के बावजूद वो ये समझते हैं कि रियासतों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इंडिविजुअल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस अनार्की के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ताउन करें,
अनार्की का मतलब ये नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा और कमज़ोर को कुचला जाएगा, बल्कि अनार्की का मतलब ये है कि ठीक है, कैओटिक सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, एक अनार्की है, किसी की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इसी अनार्की के अंदर से वो कहते हैं कि कॉपरेशन हो रही होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कॉपरेट भी कर रहा होता है, तो वो उस पॉजिटिविटी को देख रहा होता है। अब जनाब हम क्लासिकल लिबरलिज्म को जब देखते हैं तो उसमें हमारे पास थिंकर्स जो बड़े दो नाम आते हैं, उसमें एक हमारे पास हुगो ग्रोटियस है जो कि एक ज्यूरिस्ट भी थे, इंटरनेशनल लॉ के 17th सेंचुरी के थे, और फिर हमारे पास 18th सेंचुरी में इमैनुअल कांट आते हैं। तो उनका परपेचुअल पीस का एक बड़ा कॉमन वो है, एक बड़ा अच्छा काम है उनका। ये जो हुगो ग्रोटियस थे, इनके मुताबिक क्या था कि रियासतें जो हैं वो इंडिविजुअल्स की तरह काम करती हैं, जो कि एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन उनके अंदर होता है, जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, इस तरह रियासतों के अंदर भी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है। रूल्स को रिस्पेक्ट करने वाली एक जबिल्लत रियासतों के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ही इनको रूल करते हैं, रियासतों को चलाते हैं। तो वो फिर एक इंटरनेशनल सोसाइटी की बुनियाद रखती हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक सोसाइटी है वो भी तो यही है ना कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ अक़दार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, उनकी पासदारी करते हुए एक सोसाइटी वजूद में आती है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर रियासतें ये चीज़ें करेंगी तो फिर एक इंटरनेशनल सोसाइटी का वजूद होगा। तो वो इस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। फिर जो इमैनुअल कांट है वो कहते हैं कि परपेचुअल पीस के लिए फिर भी कोशिश होती है, क्योंकि एक अनार्किक सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस अनार्किक सिचुएशन में इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, उसने चीज़ों को अपने मुताबिक ढालना होता है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी स्टेट्स जब एक इंडिविजुअल के तौर पे काम करेंगे और यही इंडिविजुअल्स उन स्टेट्स को रन करेंगे, तो ये भी उस अनार्किक सिचुएशन को अपने मुताबिक डालेंगे, जिससे कि एक परपेचुअल पीस की तरफ एक आपकी एक लंबे ना ख़त्म होने वाले या लंबे अरसे तक चलने वाले एक अमन जो है उसकी तरफ रियासतें जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसी से फिर आप तरक्की करते हैं। पीस जो है वो आपको तरक्की की तरफ, सोचने की तरफ माइल करती है, और फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि पॉजिटिव पीस में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेगेटिव पीस तो जस्ट एब्सेंस ऑफ वॉर है, लेकिन ये जब एब्सेंस ऑफ वॉर लंबे अरसे पे फैल जाता है तो फिर वो पॉजिटिव पीस में आता है, फिर वो डेवलपमेंट की तरफ बात जाती है। अब उनके लिए एक तो उसमें रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, जिसको कि डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता था। अगर इमैनुअल कांट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बाद में पढ़ेंगे फिलोसफर्स को, पिछले में मैंने आपको बताया था, तो फिर हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझे कि वो डेमोक्रेसी की उनकी वो वाली डेफिनेशन नहीं है या उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की है, लेकिन वो कहते हैं कि एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसको कि डेमोक्रेसी का नाम दिया गया था या डेमोक्रेसी कहा गया था। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी की बुनियाद पे बात करते हैं, जिसको कि आप आज के दौर में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी होगी एक मुल्क का दूसरे मुल्क जो है वो उन चीज़ों की या उन इंडिविजुअल्स की वो उसमें जो है उनको कदर की निगाह से देखेगा, हॉस्पिटैलिटी की बुनियाद पे वो बात करेगा। तो वो एक यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी वाली बात जो है वो उन्होंने की है, जिससे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है आप उसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। फिर वो फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स की बात करता है अपने उस परपेचुअल पीस के हवाले से। तो उन फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स को अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप उनको इक्वेट करें। फिर इसी के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया था लिबरल इंटरनेशनलिस्ट के अंदर या लिबरल इंटरनेशनलिज्म में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका के, वो एक बहुत बड़े मुफक्किर के तौर पे सामने आए थे और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को उन्हीं फ़िलासफ़ी से मुतासिर होके, लेकिन उन तमाम चीज़ों को फिर उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसमें अगर आप देखें तो ये जो प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, ये उस वक्त तक जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जो कि PhD थे, और उन्होंने अपना 14 नुकाती एजेंडा दिया था जनवरी 1918 के अंदर,
जिसकी बुनियाद पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। अब वो तो एक लंबा चौड़ा 14 नुकाती एजेंडा है, उस पर तो ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको लिबरलिज़म के साथ ममासलत उसमें नज़र आएंगी, जो कि ज़्यादा क्लियरली आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, उसको अगर हम देखें तो वो कहते हैं उसमें जो पहला नंबर का पॉइंट था वो कहते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उस पे हमारा रिलायंस होना चाहिए, सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ सीज़ होना चाहिए, मतलब समंदरों में जो है वो देखें, अब ट्रेड ही की बात हो रही है ना कि कोई भी मुल्क सीज़ से वो ट्रेड रूट यूज़ कर सकता है और वो जा सकता है, तो फ्रीडम ऑफ सीज़ होना चाहिए, इंटरनेशनल वाटर्स की बात आ रही थी। फिर वो एक फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ये मॉडर्न आपको ग्लोबलाइजेशन जब हुई है तो उसके बाद आपको ये फ्री ट्रेड नज़र आती है, WTO के बाद की रेगुलेशंस की WTO की रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको ये नज़र आती है। फिर वो कहते हैं कि मिलिट्री फोर्स या वेपन्स में रिडक्शन करें, तो वो भी एक ह्यूमन नेचर की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए ये बात कर रहे होते हैं। फिर अगर आप आगे जाएं उसमें तो फ्रांस और बेल्जियम और इटली और हंगरी इसके हवाले से, बाल्कन स्टेट्स के हवाले से, ऑटोमन एम्पायर के हवाले से वो बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें एक चीज़ देखें तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। उस वक्त वो ऑटोमन एम्पायर के हवाले से बात कर रहे थे, जो उसके अंदर से मुख्तलिफ रियासतें फूट रही थी, निकलने के लिए बेताब थी, तो वो उसकी बात कर रहे थे। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन की वो बात कर रहे थे, जो कि आज तक हम कश्मीर के लिए भी यूज़ करते हैं, पैलेस्टाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन था। फिर उन्हीं के उन बुनियादों के ऊपर जो था वो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, तो जो उन्होंने असूल दिए थे 14 पॉइंट्स में। बहरहाल ये तो उसकी बात, लिबरलिज़म के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमने इसलिए इसको छेड़ा। अब लिबरलिज़म के जो कोर एजम्पशंस हैं उसके अंदर क्या है, एक तो देखें डेमोक्रेसी कॉपरेशन पे वो बात कर रहा होता है, ये तो उनकी बुनियादी बातें हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो कॉपरेशन में जब इंगेज होंगे तो उसमें अच्छा, फिर आप उसकी कोर एजम्पशंस देखें तो उसमें क्या है कि पॉजिटिव व्यू है, मस्बत पहलू को देखा जा रहा है ह्यूमन नेचर का जो है। फिर उसके हवाले से जनाब अगर आप इसको मज़ीद देखें तो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कॉपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसके अंदर, एक ये बात हो गई इसमें, ठीक है। और फिर ये यकीन रखता है प्रोग्रेस के अंदर, लिबरलिज़म प्रोग्रेस पे यकीन रखता है। तो इस तरीके से लिबरलिज़म के ये कोर एजम्पशंस हैं जिसको हम देखें, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लिबरलिज़म के अंदर कुछ मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स आए हैं जिसको कि हम अब जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ लिबरलिज़म फिर आए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसमें अगर आप देखें तो इंटरडिपेंडेंस जो था एक बुनियादी चीज़ थी, या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज़म जो थी वो थी। उसमें क्या था कि जो लोग हैं या जो रियासतें हैं वो अगर एक जगह पे कोई बात होती है तो वो उसका असर लेते हैं। ये नहीं होता कि कोई भी इंसिडेंट आइसोलेशन में हो जाता है और रियासतें उसको इग्नोर कर जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से जब आप वो जब असर होता है तो ये तो इंटरडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। ये उसकी बात करते हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि जो भी उनके काउंटर पार्ट्स करते हैं या जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होता है उससे वो अलूफ नहीं रह सकते। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अब जो इस वजह से एक हाई लेवल इंटरडिपेंडेंस जो है वो वजूद में आ गई है। जो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज़म है वो ये कह रहा है कि हाई लेवल की इंटरडिपेंडेंस अब वजूद में आ चुकी है। फिर वो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। तो डिवीज़न ऑफ लेबर, अब देखें इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अलहदा से आप इसको मैं इस पर एक वीडियो कर चुका हूँ, अगर कोई उसको देखना चाहे तो वो जाके देख सकता है। मैंने ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल, एक ही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पर मैं एक तकरीबन कोई 1 घंटे की एक मेरी वीडियो है या लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिवीज़न ऑफ लेबर है, एक चीज़ एक मुल्क में बनेगी उसी का दूसरा पुर्जा, जैसे कि ये कंप्यूटर है जिससे मैं इस वक्त, जो मेरे सामने इस वक्त ये रीडिंग इसके ऊपर पड़ी हुई है, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इस कंप्यूटर का जो एक एक पुर्जा है वो
एक पुर्जा एक जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है, दूसरा पुर्जा दूसरी जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन आखिर में जाके असेंबल्ड किसी और जगह हो रहा है। ये फिर आपका इंटरडिपेंडेंस की तरफ आपको लेके जाता है। अमेरिका का एप्पल है वो जनाब आप देखें तो चाइना में जाके तैयार हो रहा है, क्योंकि चाइना में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है। ये सारी चीज़ें फिर आपको इंटरडिपेंडेंस की तरफ लेके जाती है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये फिर आपके वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक इनकरेजिंग साइन है। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा मुल्क भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि इससे हमें नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। लड़ाई तो लड़ लेंगे लेकिन नुकसान क्या क्या होगा। तो वही बात है, अपने पैर पे हथौड़ा नहीं मारना चाहेंगे। इंटरडिपेंडेंस का ये बात आ जाती है। फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है इसमें, और उसमें ये बात आ जाती है कि एक तो ट्रांसनेशनल एक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं। सिर्फ स्टेट्स ही नहीं है, अब नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी उसमें एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दे दी, ठीक है। अब एप्पल जो है वो कोई रियासती चीज़ नहीं है, वो एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस जनरेट करता है, लेकिन वो चाइना के अंदर बैठा हुआ है। तो फिर यही चीज़ अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगी, और यही ट्रांसनेशनल एक्टर का चाइना के अंदर होना चाइनीज़ पॉलिसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगी। तो वो दोनों ममालिक, तो इसका भी ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की तरफ बात जाती है फिर, लेकिन ये आपका इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म में ही आ रहा है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि मिलिट्री फोर्स जो है वो अब इतनी पायदार या इतनी इफेक्टिव टूल नहीं रहा इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के अंदर। ये अब वो इतना पायदार टूल नहीं है। एक बात इसमें ये आ जाती है मिलिट्री के हवाले से। फिर वेलफेयर जो है ये बुनियादी असूल है, सिक्योरिटी नहीं है। अब मॉडर्न रियासतों में वेलफेयर बुनियादी असूल होता है, और इसी के गिर्द रियासतों की पॉलिसीज़ जो है वो आगे चलती है। तो फिर इसमें अगर आप देखें तो कोऑपरेशन है, इंटरडिपेंडेंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ज़्यादा कोऑपरेशन की तरफ रियासतें जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। फिर एक और लिबरलिज्म की टाइप जो हमारे सामने आई, उसमें रिपब्लिकन लिबरलिज्म था। अब उसमें वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पीस की तरफ जाती है। रिपब्लिकन के नाम से ही आपको पता चलता है, डेमोक्रेसी पीस की तरफ आपको लेके जाएंगी। जब आपके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चर में पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कि डेमोक्रेसीज के अंदर होता है बातचीत से, वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो फिर आप जंग और जदल में नहीं जाएंगे बल्कि आप पीस में जाएंगे। ये आपको बात कर रहा है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज जो होती हैं उनकी कॉमन मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, और वही आपको पैसिफिक यूनियन बनाने की तरफ लेके जाती है। कॉमन मॉरल वैल्यूज़ आप देखें यूरोप की और अमेरिका की है, तो उन दोनों के बीच में जंग तो के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि उनके आइडियल्स ही तकरीबन सेम हैं। तो यहाँ पे इनकी इस आर्गूमेंट के अंदर काफ़ी वज़न है। लेकिन जब हम इसके बाहर जाके देखते हैं तो फिर हमें इस पर क्रिटिक्स भी बड़ी मिलती हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ इस वीडियो के आखिर में और कुछ फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आके जो बाकी थीरीज़ हैं जो फिर इन्हीं को क्रिटिसाइज़ करती हैं, फिर उसमें मार्क्सिज्म वगैरह में हम पढ़ लेंगे उसको। और वो कहते हैं कि जो पीस है डेमोक्रेसीज के बीच में, ये स्ट्रेंथन कैसे होता है, ये इकोनॉमिक टाइज के ज़रिए से स्ट्रेंथन होता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक टाइज बना देते हैं और उनका पीस आपस में स्ट्रेंथन हो जाता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसीज एक दूसरे के साथ जंग की तरफ नहीं जाती, क्योंकि एक तो उनका डोमेस्टिक कल्चर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला होता है, तो इंटरनेशनली भी वो वही करते हैं। उनके कॉमन मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, और उनके आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक टाइज होते हैं, जो कि इंटरडिपेंडेंस को मज़ीद वजूद देते हैं, मज़ीद तक़वियत पहुँचाते हैं। तो डेमोक्रेसीज आपस में जंग की तरफ नहीं जाते। फिर इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें आपको कि
मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि नेटो है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि आसियान है, जैसे कि आपको अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है, जैसे कि आपको नाफ्टा नज़र आती है। ये सारी, और इसमें फिर क्या होता है कि ये तमाम की तमाम रियासतें क्या करती हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की बुनियाद पे आगे जाती है। ये इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है। लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या यही चीज़ें अडॉप्ट करते हुए, या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म जैसे कि ये इवॉल्व हुआ है खुद ब खुद, तो अगर इसको हम इवॉल्व होने दें तो क्या लैटिन अमेरिका में भी ये इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस वजूद में आने देगा? साउथ एशिया के अंदर जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे तो क्या इसी तरह के इन्हीं मॉडल यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा और SCO वगैरह या आसियान के मॉडल पे कोई चीज़ हमें नज़र आती हुई नज़र आएगी? अब ये कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि इस वक्त इसका जवाब देना मुश्किल है। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, अगर कभी ऐसा होता है, जो कि मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब न्यू लिबरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखें तो उसमें क्या हुआ कि 1945 के बाद जब हम इसको देखते हैं तो इसमें एक तो आपको यूरोपियन इंटीग्रेशन नज़र आई कि कॉमन मार्केट, यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉमन यूरोपियन मार्केट आई 1954-55 के आसपास आ गई। फिर वो बढ़ते बढ़ते अब आपको मॉडर्न फॉर्म में उसकी यूरोपियन यूनियन की नज़र आती है। और प्लूरलिज्म का राइज हुआ अमेरिका के अंदर। तो अब प्लूरलिज्म में क्या होता है कि एक तो ट्रांसनेशनल कॉपरेशन है, उसके अंदर उसमें मुख्तलिफ नए एक्टर्स आ जाते हैं। तो ट्रांसनेशनल कॉपरेशन है, उसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो जाती है और इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन वाली बात होती है। तो ये एक प्लूरलिज्म का एक छोटा सा खाका मैंने आपको बता दिया, जो कि सिर्फ स्टेट एक्टर पे फोकस नहीं करता बल्कि एक प्लूरलिस्ट अप्रोच के साथ जाके आगे जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है आपको न्यू लिबरलिज्म और इंस्टीट्यूशनलिज्म के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है नज़र आती हैं। फिर इसमें जब आप देखते हैं 1945 ऑनवर्ड्स के पीरियड के अंदर, तो उसमें आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करते हुए नज़र आते हैं जो कि स्टेट्स नहीं कर पाते। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी जगहों पे आके पीस कीपिंग मिशंस अपने भेज देते, जो कि अगर एक स्टेट भेजता तो फिर वो प्रॉब्लम होती। जैसे कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ अमेरिका आता तो मसला हो जाता। ये पीस कीपिंग नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में सिर्फ अमेरिका आता तो एक मसला हो जाता। या बोस्निया को के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ एक मुल्क या 2-3 मुसलमान ममालिक चले जाते, मसला होता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें आ गई, तो आपको फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस का एक अच्छा खासा रोल जो है वो आपको नज़र आता है इसके हवाले से, ठीक है। और फिर आपको एक दूसरी जो एक बात आपको नज़र आती है वो ये है कि जनाब आप प्लूरलिज्म जो है वो आपको उभरती हुई नज़र आती है इसमें। तो ये एक, अब न्यू लिबरलिज्म और इंस्टीट्यूशनलिज्म में अगर आप देखें इसमें, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्की पे बेस्ड है। यहाँ पे आपके इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अनार्की है, और उस अनार्की के अंदर आपने कुछ एग्रीमेंट्स करनी होती है। कुछ सुप्रा नेशनल अथॉरिटी तो है नहीं, तो कुछ एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करना होता है। कुछ ममालिक ने आपस में मुआहदे करने होते हैं, वो आपस में मनूवरिंग करते हैं उस अनार्की के अंदर कॉपरेशन की एक सिचुएशन को डेवलप करने के लिए। तो ये एक लिबरलिज्म और रियलिज्म, ये दोनों जो आप अगर देखें तो न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरलिस्ट ये तकरीबन सेम अनार्की वाली बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फिर सिक्योरिटी डायलेमा में चले जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ों में चले जाते हैं। जबकि ये कहते हैं कि नहीं जनाब, अनार्की के अंदर ही आपको कॉपरेशन के लिए इनकरेज किया जाता है, क्योंकि आपने अनार्की से तो निकलना है किसी न किसी तरीके से। तो फिर ये स्टेट्स आपस में कॉपरेट करते हैं जस्ट बिकॉज दैट अनार्की इज़ देयर, ठीक है। तो ये जनाब फिर न्यू लिबरलिज्म जो है वो इस तरीके से बात कर रहा होता है। और इसमें फिर न्यू लिबरलिस्ट और न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो है, या न्यू लिबरल्स और न्यू लिबरल्स इंस्टीट्यूशनलिस्ट, तो उसकी बुनियाद यही है कि आपका जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आपको पीस अचीव नहीं होता या एक कॉपरेशन अचीव
नहीं होता तो फिर उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाते हैं। और न्यू लिबरल्स तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि नहीं जनाब, कॉपरेशन तो है और एब्सोल्यूट गेन आप अचीव करेंगे। अब एब्सोल्यूट गेन और रिलेटिव गेन एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफली बता दूं कि एब्सोल्यूट गेन में ये है, रिलेटिव गेन में ये है कि रिसोर्सेज कम है और आप एक मुल्क जब उसको गेन करेगा तो दूसरे मुल्क का लॉस होगा। लेकिन एब्सोल्यूट गेन ये कहता है कि दूसरे मुल्क के लॉस के साथ आपका या उसके गेन के साथ आपका कोई नहीं है, आप बस उतना ही गेन करें जितना आप गेन करना चाहते हैं और आप गेन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप गेन करें तो दूसरे का लॉस होगा, विन विन सिचुएशन बनाते हैं। जबकि रिलेटिव गेन में ज़ीरो सम सिचुएशन वो बनाते हैं। ठीक है, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इस वक्त आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन वाले लेक्चर्स देखें तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये इन दोनों के अंदर है बातें हैं और ये दोनों ही जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन की ही बात कर रहे होते हैं या पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन चीज़ों का फिर आपको बातें नज़र आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ट्रांसनेशनल कॉपरेशन वो समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। आपके जो एक जैसे मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आपकी ट्रांसनेशनल कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि एक सेक्टर में कॉपरेशन जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन की तरफ आपको लेके जाता है। तो आप एक बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं, फिर उसमें सिर्फ एक चीज़ की कॉपरेशन नहीं होती। आप एक जगह कॉपरेट करना चाहेंगे तो आप मुख्तलिफ़ जगहों में जो है वो फिर आप निकलना चाहते हैं। और फिर जनाब वो कहते हैं कि जो आपकी ग्रोइंग इंटीग्रेशन है वो आपको कॉपरेशन से विड्रॉ करने के लिए इनकरेज कभी भी नहीं करता, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन तो ग्रो कर रही है ना मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ और मुख्तलिफ ममालिक के साथ इकोनॉमीज़ आपकी इंटीग्रेट हो जाती हैं तो फिर आपको विड्रॉ करना जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है और इस वजह से आप जंग में नहीं जाते बल्कि आप पीस की हालत में ही रहना चाहते हैं। और एक्टर्स की भी प्लूरलिज्म है उसमें, जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ स्टेट एक्टर नहीं है, बहुत सारे और एक्टर्स हैं जो कि जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो सारे के सारे। अब इस पे क्रिटिसिज्म मार्क्सिस्ट बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं लिबरलिज्म के ऊपर और वो फिर इंशाल्लाह हम जाके अगली जो थीरी होगी वो मार्क्सिज्म की होगी तो अगले में मैं आपको बता दूंगा। वो सारा क्रिटिक ही है इन चीज़ों का, कोर अजम्पशंस पढ़ लेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म अब इसको किस लेंस से देखता है। फिर ये दूसरे जो एक क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आता है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ये सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक महदूद हैं। जितना भी आपको लिबरलिज्म नज़र आ रहा है वो वहाँ तक महदूद है, उससे बाहर उनका लेंस ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। उनका लेंस ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पे मरकूज़ है, इसलिए आपको वो चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉडर उस पर देखेंगे, होराइज़न को आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ें ऐसी नहीं है, वो कुछ और भी होता हुआ उसके अगेंस्ट भी होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में होगा, तो ये भी क्रिटिसिज्म है कि ये शायद नहीं हो पाएगा। जो हमने यूरोप में देखा, नॉर्थ अमेरिका में कॉपरेशन का लेवल देखा, वो शायद इन ममालिक में ना होता हुआ नज़र आए। तो वो भी एक लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म है जो कि इसके ऊपर हो रहा है। और लिबरलिज्म के होते हुए भी तो जंग तो हमें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आई, जंगें तो अभी भी हो रही हैं। तो मतलब जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन जंगें तो फिर भी हो रही है। तो फिर एक और इसके ऊपर ये एक क्रिटिसिज्म आ रही है। तो इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में मज़ीद डिटेल में देखेंगे, आपको थीरीज़ और क्लियर होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।